स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी का ज्ञान में। आज हम आपके लिए लाए हैं जूलॉजी की पहली सीरीज में एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत से इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस का संग्रह। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, जलीय भालू किसे कहते हैं? जलीय भालू के नाम से किसे जाना जाता है? तो डिडिनम को जलीय भालू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिडिनम। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जीवाश्म रूप में सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। जीवाश्मी रूप में सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, तो याद रखना जीवाश्मी रूप में सबसे बड़ा प्रोटोजोआ न्यूमूलाइट्स है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। न्यूमूलाइट्स को जीवाश्मी रूप में सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगला स्लीपर जंतुक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्लीपर जंतुक किसे कहा जाता है? स्लीपर जंतुक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना पैरामीशियम जो होता है उसे स्लीपर जंतुक के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेरीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है, यानी सेरीकल्चर को कौन नुकसान पहुंचाता है? रेशम कीट पालन को नुकसान कौन पहुंचाता है? यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है। सेरीकल्चर किसे कहेंगे? सेरीकल्चर कहेंगे रेशम कीट पालन को। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। उसे कौन नुकसान पहुंचाता है? तो उसे नौसेमा नुकसान पहुंचाता है। नौसेमा जो है वो नुकसान पहुंचाता है, प्रोटोजोआ का सदस्य नौसेमा। और रेशम कीट को क्षति पहुंचाता है, तो रेशम कीट पालन भी प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पशुओं में टेक्सास ज्वर का रोग कारक है। याद रखें, ध्यान दें, रोग कारक। टेक्सास ज्वर का रोग कारक है, तो पशुओं में जो टेक्सास रोग होता है उसका रोग कारक बेबेसिया होता है। टेक्सास ज्वर का रोग कारक बेबेसिया होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टेक्सास रोग का रोग वाहक है, उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है। अब की बार रोग वाहक पूछा है। ये आपको अंतर याद रखना है, क्वेश्चन में बड़ा ही ध्यान देना है। जैसे ये क्वेश्चन क्या होता है, हम जल्दबाजी में स्टूडेंट हड़बड़ी में गलती कर देता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन बहुत बनता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से, जैसे मलेरिया का पूछ लें रोग वाहक या रोग कारक। ठीक है, तो ये आपको पता है रोग कारक तो है प्लाज्मोडियम और रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज। और हम जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। प्रश्न में होता है रोग वाहक है और पहला ऑप्शन ही प्लाज्मोडियम होता है, हम जल्दी से कर देते हैं। या बहुत फेमस मलेरिया का नाम आता है, मादा एनाफ्लीज का नाम आता है, जबकि क्वेश्चन में पूछा होता है रोग कारक और पहला ही ऑप्शन दिया होता है मादा एनाफ्लीज। प्लाज्मोडियम दूसरे या तीसरे नंबर पर होता है और हमें बताना है रोग कारक, जबकि हम टिक करके आ जाते हैं रोग वाहक पे। तो ये ध्यान रखना, रोग वाहक और रोग कारक में। जैसे कथन के क्वेश्चन आते हैं, तो कथन के क्वेश्चन में सत्य और असत्य में स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। पूछता है सत्य और पहला ही ऑप्शन असत्य दिया हुआ होता है, यह पूछता है असत्य और पहला ही ऑप्शन सत्य दिया होता है, हम जल्दी में उसे टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। तो पीछे जो टेक्सास रोग का रोग कारक था बेबेसिया, जबकि रोगवाहक होती है किलनी। टिक्स होते हैं, इनको टिक्स बोलते हैं। किलनी रोगवाहक होती है टेक्सास रोग की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले उत्पन्न हुए जंतु हैं। सबसे पहले कौन से जंतु उत्पन्न हुए थे? तो आपको पता है प्रोटोजोअन्स। जंतुओं के पूर्वज भी इनको कहा जाता है। इनको जंतुओं के पूर्वज कहा जाता है। जंतुओं के पूर्वज प्रोटोजोअन्स को कहा जाता है। तो सबसे पहले उत्पन्न हुए जंतु यही हैं। अगले क्वेश्चन में मनुष्य में पायरिया रोग का रोग कारक है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले आता था इस प्रकार से, आजकल इस क्वेश्चन में सुधार हो गया है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य में पायरिया रोग जो होता है उसका रोग कारक जैसे इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें पैरामीशियम मिल रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एंटमीबा जिंजीवेलिस मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन एंटमीबा हिस्टोलिटिका मिल रहा है, यूग्लिना मिल रहा है। तो पुराने क्वेश्चन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसका आंसर एंटमीबा जिंजीवेलिस है, लेकिन वास्तव में एंटमीबा जिंजीवेलिस पायरिया रोग का रोग कारक नहीं होता है। होता क्या है, जिस व्यक्ति को पायरिया रोग हो या जो व्यक्ति पायरिया रोग से ग्रसित है, जो व्यक्ति पायरिया रोग से ग्रसित है उस व्यक्ति के मसूड़ों में एंटमीबा जिंजीवेलिस पाया जाता है।
अमीबा की एक प्रजाति है जो पायरिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के मसूड़ों में पाया जाता है। जबकि पायरिया रोग का रोग कारक मुख्य रूप से होता है कि जब दांतों व मसूड़ों की अच्छी तरह से सफाई नहीं हो तो बहुत से बैक्टीरिया उनमें ग्रोथ कर जाते हैं। उन बैक्टीरिया की ग्रोथ करने की वजह से पायरिया रोग होता है। तो रोग कारक तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का समूह है, कई बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति पायरिया से रोगी है तो उस रोगी के मसूड़ों में एंटमीबा जिंजिविलिस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले शुरुआत काफ़ी पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता था, मनुष्य में पायरिया रोग का रोग कारक है, ठीक है। तो क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंचुए में बंध्यता पैदा करता है। केंचुए में बंध्यता कौन पैदा करता है? तो मोनोसिस्टिस है। मोनोसिस्टिस जो है वो उसमें बंध्यता पैदा कर देता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा अमीबा है। सबसे बड़ा अमीबा पिलोमिक्सा को कहा जाता है। पिलोमिक्सा इतना बड़ा अमीबा है कि हम नेकेड आइज यानी नग्न आँखों से इसे देख सकते हैं। तो पिलोमिक्सा सबसे बड़ा अमीबा होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। युगलिना में पोषण का प्रकार है। युगलिना किस प्रकार का पोषण करता है? तो याद रखना, युगलिना मिक्सोट्रोपिक प्रकार का, युगलिना में मिक्सोट्रोपिक प्रकार का पोषण होता है। यानी यह स्वयपोषी भी है, पादप की तरह अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है, और जंतु की तरह यह परपोषी भी होता है। दोनों पोषण के इसमें तरीके पाए जाते हैं। इसी कारण आपको पता होगा कि युगलिना को पादप व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। युगलिना को पादप व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि पादप व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कौन होता है? युगलिना। इसी वजह से, क्योंकि ये पादपों की तरह स्वयपोषी भी होता है, अपना भोजन खुद भी बना लेता है, और जल की गहराई में जहाँ प्रकाश की उपलब्धता ना हो वहाँ पर यह अन्य जंतुओं का शिकार भी करता है, अर्थात परपोषी भी होता है। तो युगलिना में पोषण का प्रकार हो गया मिक्सोट्रोपिक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य में मादा में श्वेतपानी रोग का रोग कारक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मनुष्य में मादा में श्वेतपानी रोग का रोग कारक कौन है? तो श्वेतपानी रोग का रोग कारक ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ये स्त्रियों में योनि में होने वाला रोग है, श्वेतपानी रोग। एक तरह से ये एसटीडी रोग की श्रेणी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में, गुप्त रोगों की श्रेणी में। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस उसका रोग कारक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दीमक व कॉकरोच की आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो दीमक व कॉकरोच की आंत में सहजीवी के रूप में ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। ध्यान रखना, इस प्रोटोजोआ को ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है सहजीवी के रूप में। मुख्यतः ये सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है, सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है, सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। इसी कारण इसको आप सहजीवी की श्रेणी में रखते हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 चागास रोग का रोग कारक है। रोग कारक पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, मैं दोबारा कहूँगा। चागास रोग का रोग कारक कौन है? ट्रिपेनोसोमा करजाई। ट्रिपेनोसोमा करजाई जो है वो चागास रोग का रोग कारक है, ट्रिपेनोसोमा करजाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उसी तरह से चागास रोग का रोगवाहक है। अब की बार रोगवाहक पूछा है, ध्यान रखना। हमने कोशिश की है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पेपर बनाने वाला आपसे कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है वो कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश की। जैसे चागास रोग का रोग कारक पूछ लिया आपसे पहले, रोग कारक ट्रिपेनोसोमा करजाई है। अब बात करेंगे रोगवाहक की। तो ध्यान रखना, चागास रोग का रोगवाहक यानी ट्रिपेनोसोमा करजाई को फैलाता कौन है? खटमल फैलाता है। खटमल इसका रोगवाहक होता है, ठीक है, खटमल इसका रोगवाहक होता है। अब अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। संघ प्रोटोजोआ के सदस्य उत्सर्जन के आधार पर होते हैं। उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं? तो उत्सर्जन के आधार पर प्रोटोजोआ के सदस्य जो हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अमोनोटेलिक होते हैं प्रोटोजोआ के सदस्य उत्सर्जन के आधार पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पोरीफेरा के लिए सत्य कथन है। संघ पोरीफेरा की बात हो रही है, फाइलम पोरीफेरा के लिए सत्य कथन। मैं दोबारा आपसे कहूँगा, सत्य असत्य पर ध्यान देना। CUET में बायोलॉजी में बच्चों के बहुत सा कन्फ्यूजन रहा
कथन सत्य और असत्य, जैसे उसमें कुछ एक सत्य कथन पूछे थे, कुछ एक में निम्नलिखित में से असत्य है, फिर कथन दे दिए, फिर नीचे उनका क्रम दिया। तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें पूछा है पोरीफेरा के लिए सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो हम कथनों को पढ़ते हैं। सभी समुद्री हैं, नहीं भाई, सारे के सारे समुद्री नहीं है, यह असत्य कथन है। सभी अलवण जलीय हैं, नहीं, ये भी असत्य कथन है। अधिकांश समुद्री हैं व कुछ अलवण जलीय हैं, ये बिल्कुल सही है। अधिकांश का आवास लवण जलीय है यानी समुद्री है, और कुछ जो हैं, कुछ प्रजातियां अलवण जलीय भी हैं, अर्थात तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है पोरीफेरा के लिए सत्य कथन होगा, अधिकांश समुद्री व कुछ अलवण जलीय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, स्पंज की पूर्ण सख्त कोशिकाएं टोटीपोटेंट सेल हैं। तो याद रखना, स्पंज में आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो टोटीपोटेंट सेल होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। आर्कियोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो टोटीपोटेंट होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पोरीफेरा के सदस्यों का संगठन होता है। पोरीफेरा आप जानते हो, पोरीफेरा में किस प्रकार का, आपको क्रम भी याद होगा। प्रोटोजोआ की बात करोगे, सॉरी हम पिछले क्वेश्चन पर आते हैं। पोरीफेरा के सदस्यों का संगठन है, आप जानते हो पोरीफेरा के सदस्यों में कोशिका स्तर का संगठन होता है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में ए सेलुलर होता है, ए सेलुलर, अकोशिकीय या जीवद्रव्य, जीवद्रव्य स्तर का, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। फिर उसके बाद आते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरेंस। पोरीफेरा में होता है सेलुलर लेवल का, यानी कोशिकीय स्तर का, यानी इनके शरीर की समस्त क्रियाएं कोशिका करती है, तो इनमें कोशिका स्तर का संगठन स्तर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्पंज का नाल तंत्र सहायक है। स्पंज का नाल तंत्र किन किन कार्यों में सहायक है? पोषण में है भाई, उत्सर्जन व श्वसन में बिल्कुल है, जनन व वितरण में बिल्कुल है, यानी उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। स्पंज में आपको पता है शरीर की लगभग सभी क्रियाएं उसका नाल तंत्र, उसका जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वही करता है। तो पोषण भी वही करता है, उत्सर्जन भी वही, श्वसन भी वही, जनन भी वही, वितरण भी वही। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो किसकी विशेषता है या पाई जाती हैं? तो याद रखना प्लेटी हेलमंथीज की विशेषता है। प्लेटी हेलमंथीज यानी चपटे कर्मी, उनमें ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन के लिए पाई जाती हैं, और वो इनकी बहुत महत्वपूर्ण कोशिका है, एक प्रकार की कोशिकाएं, हालांकि उनसे कोई ज्वाला उत्सर्जित नहीं होती। इस प्रकार की कोशिकाएं, इनमें कुछ रेखीय तंतु होते हैं चमकीले रंग के, लाल पीले रंग वो हिलते रहते हैं, उसकी वजह से ज्वाला लो सी दिखाई देती है। तो ज्वाला कोशिकाएं विशेषताएं हैं प्लेटी हेलमंथीज की, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाथ स्पंज किसे कहते हैं? बाथ स्पंज है तो बाथ स्पंज के नाम से यू स्पॉन्जिया को जाना जाता है, याद रखना। बाथ स्पंज के नाम से यू स्पॉन्जिया को जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीडेरिया नाम किसने दिया? नीडेरिया जो नाम है वो किसने रखा? तो वो हैचक ने दिया था, याद रखना। हैचक ने नीडेरिया नाम दिया था, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेंट्रेटा में सममिति पाई जाती है, यानी सिलेंट्रेटा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? तो याद रखना सिलेंट्रेटा में अरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। फाइलम सिलेंट्रेटा में गुहा कैसी होती है? तो जो सिलेंट्रेटा की गुहा है वो जठर संवहनी गुहा है। श्वसन और पाचन का कार्य उसी गुहा में होता है, जठर संवहनी गुहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से ग्लास रोप स्पंज है। ग्लास रोप स्पंज किसे कहा जाता है? तो हाइलोनीमा जो होते हैं उनको ग्लास रोप स्पंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये उपनामों के महत्वपूर्ण जो उपनाम है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, उनसे क्वेश्चन लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से आदिम स्पंज है, आदिम स्पंज यानी प्रिमिटिव स्पंज किसे कहा जाता है? तो याद रखना आदिम, पुराना जो स्पंज है वो साइकन है, शुरुआती स्पंज है, स्पॉन्ज जो है प्रिमिटिव स्पॉन्ज साइकन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वीनस की पुंज मंजूषा। वीनस की ये
सुनिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वीनस की पुंज मसूजा पुष्प मंजूषा, सॉरी, वीनस की पुष्प मंजूषा किसे कहा जाता है? तो वीनस की पुष्प मंजूषा के नाम से यूप्लेक्टेला फेमस है। यूप्लेक्टेला जो है वीनस की पुष्प मंजूषा के नाम से विख्यात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छेदक स्पंज, बोरिंग स्पॉन्ज किसे कहा जाता है? तो छेदक स्पंज के रूप में क्लायोना को जाना जाता है। क्लायोना जो छेदक स्पंज होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अलवणीय स्पंज इम्पोर्टेंट है, अभी आप पढ़ के आए हो। स्पंज का मुख्य आवास लवणीय जल है, परंतु कुछ स्पंज अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। तो कुछ अपवाद, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलवणीय की संख्या कम है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अलवणीय स्पंज है तो अलवणीय स्पंज के रूप में जाना जाता है स्पॉन्जिला को। स्पॉन्जिला अलवणीय स्पंज है, यानी ये अलवणीय जल में पाया जाता है स्पॉन्जिला। तो ये याद रखना आपको, स्पॉन्जिला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरमेड्स के दस्ताने, मेरमेड्स ग्लव्स के नाम से किसे कहते हैं? मतलब इसके नाम से कौन फेमस है? तो चेलिना है। चेलिना को मेरमेड्स के दस्ताने कहा जाता है। ये चीज़ें, उपनाम आपको सारे याद रखने होंगे। जैसे आप देखोगे बाउल स्पंज, फेमस नामों की बात करें तो बाउल स्पंज, और भी सारे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। बाउल स्पंज के नाम से फेरोनीमा को जाना जाता है। सॉरी, पीछे के क्वेश्चन पे आते हैं। बाउल स्पंज के नाम से फेरोनीमा को जानते हैं। फेरोनीमा को बाउल स्पंज कहते हैं। फिर हम बात करें ब्रेड स्पंज। ब्रेड स्पंज, ये आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्रेड स्पंज किसे कहते हैं? तो ब्रेड स्पंज हेलीकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हेलीकॉन्ड्रिया ब्रेड स्पंज के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पर्ण स्पंज, जिसको लीफ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। लीफ स्पॉन्ज, पर्ण स्पंज या लीफ स्पॉन्ज किसे कहा जाता है? तो लीफ स्पॉन्ज या पर्ण स्पंज कहते हैं फिलोस्पोंजिया को। फिलोस्पोंजिया को पर्ण स्पंज कहते हैं। फिर अगला आता है अश्व स्पंज यानी हॉर्स स्पॉन्ज। अश्व स्पंज के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जाना जाता है हिप्पोस्पोंजिया। ये कुछ फेमस स्पंज के उपनाम हैं। बाउल स्पंज, फेरोनीमा, ब्रेड स्पंज, हेलीकॉन्ड्रिया, पर्ण स्पंज, फिलोस्पोंजिया, अश्व स्पंज, हिप्पोस्पोंजिया। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपनाम हैं जो ये स्पंज जाने जाते हैं। तो ये आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अलवणीय पॉलिप है, पॉलिप अवस्था सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, याद रखना। फाइलम सिलेंट्रेटा है। फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पॉलिप और मेडुसा दो अवस्था पाई जाती है। तो अलवण पॉलिप है, याद रखना, हाइड्रा अलवणीय पॉलिप अवस्था है। हाइड्रा फेमस है, आप जानते हो। और हाइड्रा आप सब पढ़ चुके हो, मुकुलन के लिए फेमस है। अलैंगिक जनन के एक प्रारूप मुकुलन के लिए फेमस है हाइड्रा होता क्या है? मूल रूप से अलवणीय पॉलिप होता है, सिलेंट्रेटा का सदस्य। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। दंश कोरल है, दंश कोरल यानी स्ट्रिंग कोरल। दंश कोरल कौन होते हैं? तो दंश कोरल मिलीपोरा है, ध्यान रखना। मिलीपोरा दंश कोरल होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, उपनाम पर क्वेश्चन आ गया दोबारा। पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुर्तगाल के लड़ाकू योद्धा के नाम से फाइसेलिया को जानते हैं। फाइसेलिया को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छोटी नौका, लिटिल सेल, छोटी नौका किसे कहते हैं? छोटी नौका के नाम से किसे जानते हैं? तो वेलेला को छोटी नौका के नाम से जाना जाता है। वेलेला। इन उपनामों को बड़े ही ध्यान से
याद करना, इनमें कन्फ्यूजन होता है। छोटी नौका के नाम से वेलेला जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लाल मूंगा यानी रेड कोरल, लाल मूंगा रेड कोरल है तो याद रखना कोरेलियम, कोरेलियम रेड कोरल होता है, लाल मूंगा होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ और बता दूँ, कोरेलियम की एक प्रजाति है कोरेलियम रुब्रम, कोरेलियम रुब्रम, कोरेलियम रुब्रम एक प्रजाति है रुब्रम, जो कि सर्वाधिक महंगा, सॉरी हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, पिछले क्वेश्चन पर। कोरेलियम रुब्रम जो है वो सर्वाधिक महंगा मूंगा है, सर्वाधिक महंगा मूंगा है, सर्वाधिक महंगा मूंगा कोरेलियम रुब्रम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नीला मूंगा, अब की बार ब्लू कोरल, नीला मूंगा है हेलियोपोरा, नीला मूंगा हेलियोपोरा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काला मूंगा, काला मूंगा है एंटीपेथोस, याद रखना, इनको भूलना नहीं। लाल मूंगा कोरेलियम, नीला मूंगा हेलियोपोरा और काला मूंगा एंटीपेथोस। अगले क्वेश्चन, ये उपनाम आपको याद रखने हैं, सभी के उपनाम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीफर, सीफर किसे कहते हैं, सीफर किसे कहते हैं, तो सीफर याद रखना ओबेलिया को कहा जाता है। उपनामों को मैं दोबारा कहूँगा, आपको भूलना नहीं है। जैसे यहाँ मैं उपनाम और बता देता हूँ आपको कुछ एक, आप या तो नोट कर लें इन्हें। जैसे समुद्री पंखा, समुद्री पंखा यानी सी फैन, सी फैन, ये किसे कहा जाता है, तो ये गोर्गोनिया को कहा जाता है। गोर्गोनिया जो है वो समुद्री पंखे के नाम से फेमस है। अब हम देखें समुद्री कलम, समुद्री कलम यानी सी पेन, सी पेन किसको कहते हैं, सी पेन कहा जाता है कलम, सॉरी ये कलम है। समुद्री कलम किसे कहते हैं, सी पेन किसको कहते हैं, पिन्नेटुला को, सॉरी सी पेन कहते हैं पिन्नेटुला को। समुद्री कलम पिन्नेटुला को कहा जाता है। डेडमैन फिंगर्स, डेडमैन फिंगर्स यानी मृत आदमी की अंगुलियां, ये किसको कहते हैं, एल्सायोनियम को, एल्सायोनियम को डेडमैन फिंगर्स कहा जाता है। अगला मशरूम कोरल, ये भी फेमस है, मशरूम कोरल, मशरूम कोरल किसे कहा जाता है, तो मशरूम कोरल के नाम से फंजिया फेमस है, फंजिया, मशरूम कोरल के नाम से फंजिया फेमस है। अगला स्टार कोरल, स्टार कोरल, स्टार कोरल के नाम से एस्ट्रिया फेमस है, एस्ट्रिया फेमस है। अगला ब्रेन कोरल या मस्तिष्क कोरल, मस्तिष्क कोरल, ब्रेन कोरल के नाम से कौन फेमस है, मिनड्रीना, मिनड्रीना जो है वो ब्रेन कोरल के नाम से फेमस है। तो ध्यान रखना, समुद्री पंखा या सी फैन गोर्गोनिया, समुद्री कलम या सी पेन पिन्नेटुला, डेडमैन फिंगर्स मृत आदमी की अंगुलियां एल्सायोनियम, मशरूम कोरल के नाम से फंजिया, स्टार कोरल के नाम से एस्ट्रिया और मस्तिष्क कोरल या ब्रेन कोरल के नाम से मिनड्रीना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है निमेटोसिस्ट क्या है, निमेटोसिस्ट क्या है, कोशिका है क्या, नहीं, उत्तक नहीं, अंग, अंग भी नहीं है, कोशिका का एक भाग, बिल्कुल, निमेटोसिस्ट कोशिका का एक भाग होता है, दंश कोशिका का एक भाग होता है, ये कोशिका का एक भाग। तो ये आपके इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, इनसे अगले क्वेश्चन अगली सीरीज में लाएंगे हम, जल्दी ही आपके बीच पेश करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले एनिमल किंगडम से ही आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे।
और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। आपको अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, अच्छे क्वेश्चन और अच्छा कंटेंट आपको मिलता है, तो अपने दोस्तों में, अपने साथ पढ़ने वालों में इसे शेयर कीजिए, हमें प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।